नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। जो खबरें आपके दिल को छू जाएं उन्हें इंडिया चाहता है। जिन खबरों में आपका सरोकार बंधा हो उन्हें इंडिया चाहता है। इसीलिए हम आपकी राय लेकर तय करते हैं, इंडिया जो चाहता है उसे ही दिखाया जाए। तो सबसे ज़्यादा 25% लोगों ने ये देखना चाहा है कि रेप और हत्या के मामले में जिसको सज़ा हो गई हो उसकी पत्नी को बीजेपी ने कैसे टिकट दे दिया। दूसरे नंबर पर 21% लोग ये जानना चाहते हैं कि रोज़ 1 लाख के ऊपर आ रहे कोरोना के मामले कम क्यों नहीं होते, जबकि 20% लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की कमी का खलनायक कौन है। इंडिया चाहता है कि राजनीति में नैतिकता कायम रहे, लेकिन उससे ज़्यादा इंडिया ये चाहता है कि कोरोना का बढ़ता डरावना आंकड़ा जल्द थमे, और इसके थमने में सबसे अहम है वैक्सीन। तो फिर वैक्सीन की कमी हमारे देश में क्यों हो रही है? कमी हो भी रही है या कमी का ड्रामा किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है? और अगर ये कमी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाँच छः जगह जाके आए, वैक्सीन नहीं है। मुंबई में गोरेगांव नेस्को सेंटर में आज सुबह से वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। 2 बार आके वापस जा चुके हैं लेकिन नहीं मिल रही है। अगर इस तरह से रहा तो और तो पेशेंट बढ़ते ही जाएंगे। यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, ये जो आपको कुर्सी नज़र आ रही है, खाली कुर्सी नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है। मतलब अभी फर्स्ट डोज क्लियर नहीं हुआ, ये सेकंड डोज की बात कर रहे हैं, सेकंड डोज लग रहा है। देख तमाशा वैक्सीन का। आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ था, वैक्सीन आई थी, तो वैक्सीन लगाने के लिए लोग बाग नहीं पहुंच रहे थे। अब जबकि वैक्सीन लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अभी तक हम कोरोना को भगाने के नाम पर मास्क और सामाजिक दूरी के इलाजों पर विचार करते थे, लेकिन आज कोरोना की जब वैक्सीन आ चुकी है, पहले विपक्ष वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठाता रहा, वो सवाल आज भी उठ रहा है, लेकिन वैक्सीन की क्षमता पर नहीं बल्कि उसके अभाव पर। सवाल है कि वैक्सीन की कमी है या नहीं, अगर है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले सवाल उठता है केंद्र सरकार पर, जिस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वैक्सीन का मुकम्मल इंतजाम नहीं करके रखा है और घर में पूरा इंतजाम करने से पहले ही विदेश वैक्सीन भेजी जाने लगी। दूसरा सवाल उन राज्य सरकारों पर लगता है जो कम वैक्सीन का रोना रो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान। तीसरा सवाल स्थानीय प्रशासन पर है, जिनके जरिए लोगों को वैक्सीन दी जाती है। सवाल ये कि कहीं वहां पर वैक्सीन बर्बाद तो नहीं हो रही है। चौथा सवाल वैक्सीन कंपनियों से उठता है कि वो उतनी वैक्सीन क्यों नहीं बनाते जितनी की जरूरत है। और पांचवा सवाल उस राजनीति पर उठता है जिसमें सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाता है। आपको याद होगा विपक्ष पहले यह कहकर सवाल खड़े करता था कि वैक्सीन प्रभावशाली नहीं है, जल्दबाजी में टीके को सार्वजनिक कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। अब जबकि टीका लगने लगा है तो विपक्ष ये सवाल करता है कि टीके की कमी क्यों हो रही है। तो इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि विरोध के लिए विरोध हमेशा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ना पक्ष के साथ हैं ना विपक्ष के। एक जिम्मेदार मीडिया के रूप में हम निष्पक्ष हैं और इसीलिए आपको वो स्टोरी दिखा रहे हैं जो वैक्सीन की सच्चाई को अब उजागर करके रख देगी। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। This is probably the highest given anywhere in the whole world and probably better than everyone. भारत के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों का क्या?
तस्वीरें मुंबई की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर चिपका दिया गया है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक द बीकेसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर विल नॉट बी फंक्शनल टेम्पररी अंटिल फर्दर ऑर्डर। हमने आपको सिर्फ मुंबई की 2 जगहों का हाल सुनाया, लेकिन पूरे शहर का आलम ऐसा ही है। मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन अब ये वीरान पड़ा है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। बाहर लोगों की भीड़ है, लेकिन कोरोना के इस डर में वैक्सीन न मिलने की मायूसी चेहरों पर दिख रही है। और टीवी में न्यूज़ दिखाता है 3 दिन तक का आवश्यक वैक्सीन है करके बताते हैं, और ये लोग अभी बोलते हैं वैक्सीन नहीं है। सडनली बोल रहा है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। ना उन्होंने पहला SMS में हम लोग को कुछ जानकारी दिया, ना कुछ बताया है। इस फैसिलिटी के डीन बता रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, लेकिन दूसरी डोज लेने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आगे की हमें सूचना मिल रही, आगे डोज नहीं आते, तब तक हमें रुकना पड़ेगा। और जैसे ही डोज आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और महानगर पालिका लोगों को सूचित करेगी। अंधेरी के होली स्पिरिट अस्पताल का हाल भी बेहाल है। यहाँ कल से ही वैक्सीनेशन का काम बंद पड़ा है। मुंबई में 120 वैक्सीनेशन सेंटर्स में से 51 सेंटर्स में वैक्सीन की खुराक की कमी के चलते शुक्रवार को वैक्सीनेशन प्रोग्राम रद्द होने की खबर है। यहाँ 71 में से 25 प्राइवेट सेंटर वैक्सीन की कमी के चलते बंद हो गए हैं। दावा है कि वैक्सीन की सिर्फ 40 से 50 हजार डोज ही बची हैं। अब जरा जिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन दी जा रही है, उनका हाल भी देख लीजिए। यह है गोरेगांव का नेस्को सेंटर, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे। इस सेंटर में सिर्फ 3000 वैक्सीन ही उपलब्ध थी, इसलिए सिर्फ 1500 लोगों को ही टोकन दिया गया। गोरेगांव नेस्को सेंटर में गेट के बाहर, गेट के अंदर भी 500 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जगह बनाया गया है। सांता क्रूज इलाके में वीएन देसाई अस्पताल में भी यही आलम रहा। सैकड़ों लोग लाइन में खड़े रहे, लेकिन डोज की कमी के चलते वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो रहा है, लाइन इधर ये आ रहा है, वो हो रहा है, बीच में घुस रहा है। आए थे, बोले कल आओ, आज आए तो आज भी नहीं मिल रहे। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर ऐसी ही है। नागपुर में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स को वैक्सीन की कमी के चलते बंद करना पड़ा। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में 59 सरकारी और 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी के चलते बंद कर दिए गए। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के विस्फोट से हाहाकार है, तो दूसरी तरफ सियासत की अपनी अलग ही चाल है। स्वयं मुख्य सचिव ने कहा 15 लाख डोसेस है, तो 2 दिन में 15 लाख डोसेस गए कहाँ? 8 तारीख को तुम्हारे मंत्री कहते हैं हमारे पास डोसेस नहीं है। जब महाराष्ट्र में हमारे पास टीके ही अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन ही अवेलेबल नहीं है, तो हम किस प्रकार से टीका महोत्सव करें? वैक्सीन की ये मारामारी सिर्फ महाराष्ट्र में होती तो लगता कि मामला सियासी है, लेकिन बीजेपी की सरकार वाले यूपी का हाल भी कुछ अलग नहीं। गाजियाबाद के नागर अस्पताल में पिछले 4 दिन से वैक्सीन खत्म है। हाल ये है कि दूसरा डोज लगवाने के लिए भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तीन 4 दिन पहले गणेश में भी अपॉइंटमेंट लिया था, तो वहाँ भी ये कह दिया कि वैक्सीन नहीं है। और यहाँ भी नागर में भी हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। यूपी का एक और मामला तो और भी हैरान करने वाला है। मामला शामली का है। यहाँ कोरोना वैक्सीन लगवाने गई बुजुर्ग महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज का टीका लगा दिया गया। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया। रेबीज का टीका लगाकर देश कोरोना से लड़ेगा या फिर टीके के इंतजार में लाइन में खड़ा रहेगा? भारत सरकार कहती है कि देश में वैक्सीन की किल्लत नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लोगों को भरमाया जा रहा है। राज्य केंद्र सरकार पर उंगली उठाते हैं और केंद्र सरकार राज्यों पर। ऐसे में वैक्सीन भी सोच रही होगी कि उसकी कमी का खलनायक कौन है।
हमने आपको तथ्यपरक रिपोर्ट आपके सामने रखी। आप तय करिए कि वैक्सीन का विलेन कौन है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिली है, क्योंकि डेटा आपके पास होना चाहिए और उनके पास अभी कितनी वैक्सीन बाकी है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय का है जो 8 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे तक का है। महाराष्ट्र को अब तक सबसे ज्यादा 1,06,00,000 वैक्सीन की डोज दी गई है। इनमें से 91,000 18,000 डोज लगाई जा चुकी है। 15 लाख डोज अभी बची है, यानी महाराष्ट्र के पास अभी 4 दिन का स्टॉक बाकी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जिसे 1,05,00,000 वैक्सीन की डोज मिली है, जिसमें से 90,31,000 डोज इस्तेमाल की जा चुकी है। 14,64,000 डोज अभी भी राज्य के पास है, यानी राजस्थान के पास अभी 4 दिन का स्टॉक और होना चाहिए। अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात को भी राजस्थान के बराबर 1,05,00,000 वैक्सीन की डोज दी गई। इसमें से 84,65,000 का इस्तेमाल किया जा चुका है। गुजरात के पास अभी 20 लाख से ज्यादा डोज बाकी हैं, यानी करीब 6 दिन का स्टॉक बाकी है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, यूपी का, जिसे 92,09,000 डोज की सप्लाई की गई है। इसमें से 83,24,000 का इस्तेमाल किया जा चुका है। 8,84,000 डोज बाकी है, यानी करीब 1.5 दिन का स्टॉक यूपी के पास है। यह हालात तब है जब कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन का मासिक उत्पादन करीब 6.5 करोड़ डोज का है। बावजूद इसके 84 दिन में 11 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है। तो सोचना होगा कि गलती कहां हो रही है। लेकिन यहां लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिले या ना मिले, नेताओं ने राजनीति की वैक्सीन जरूर लगा रखी है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? जब कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई और हालात पहली लहर से बदतर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक में तय किया कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। और हाँ, वैक्सीन जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए तो फिर कोरोना का लफड़ा ही नहीं रहेगा। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम। ये वक्त आपदा का है, लेकिन शायद लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्सव की बात की। आखिर 2 महापुरुषों की जयंती 3 दिन के अंतराल पर है, तो उसी का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की बात होगी। लेकिन इतनी बड़ी आपदा में उत्सव वाली बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगी। बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर पहले राहुल ने जो ट्वीट किया, बाद में निजी तौर पर पीएम को उसको लेकर खत भी लिखा। खत में राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने ही प्रचार में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि निजी प्रचार के लिए ही वैक्सीन का निर्यात किया गया। राहुल ने मांग की कि वैक्सीन के निर्यात को तुरंत रोका जाए, साथ ही हर किसी को वैक्सीन लगाई जाए। राहुल की इस चिट्ठी पर बीजेपी को मिर्ची लग गई। तो वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। वास्तव में हर हिंदुस्तानी को कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन नेताओं को राजनीति की वैक्सीन इतनी लग चुकी है कि हर चीज में सियासत घुस जाती है। इसीलिए वैक्सीन का मामला भी राजनीतिक किक में फुटबॉल बन जाता है। कोरोना का टीका लगाना अनिवार्य है, उत्सव नहीं। आप इसे उत्सव के तौर पर मनाना चाहें मनाइए, पर कोरोना का टीका लगाएं तो जरूर। आप तो कोरोना का टीका दे ही नहीं रहे। कोरोना आपदा है, कोरोना से जंग आपदा से जंग है।
इसमें उत्सव पर राजनीति हो सकती है, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति कहीं कोरोना को और ज्यादा पैर फैलाने का मौका न दे दे। बेहद अफसोस की बात है कि राजनीति उस वक्त हो रही है जब देश कोरोना के सबसे बड़े संकट के दौर में है। कोरोना केस की रफ्तार डराने वाली है। ऐसी रफ्तार तो पहली लहर में भी नहीं दिखी। आप अक्सर सुनते होंगे कि इसकी वजह है कोरोना के नए वेरिएंट, नए म्यूटेंट। कोरोना के ये नए म्यूटेंट क्या हैं? पहले आपको ये बताते हैं। म्यूटेंट दरअसल पुराने वायरस का एक नया प्रकार होता है जो उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। म्यूटेशन के चलते वायरस ज़्यादा ताकत के साथ लोगों को संक्रमित कर सकता है और शरीर में बनी एंटीबॉडीज़ को मात दे सकता है। यही वजह है कि कोरोना की इन नई किस्मों से भी उनको भी संक्रमित होने का खतरा है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है। दूसरी लहर में ये बात सामने आई है कि ये युवाओं को ज़्यादा चपेट में ले रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ इतना भर नहीं है, कोरोना का डबल म्यूटेंट भी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और तेज़ी से फैल रहा है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो डबल म्यूटेंट का मतलब एक ही वायरस के भीतर दो वायरस का होना है। डबल म्यूटेंट में कोरोना का पुराना वायरस और नया म्यूटेंट मतलब ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर किसी और किस्म का नया वायरस शामिल होता है। दरअसल इस म्यूटेशन के चलते वायरस की स्पाइक प्रोटीन में बदलाव हो गया है। स्पाइक प्रोटीन वायरस की बाहरी परत होती है जो मानव शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में आती है। स्पाइक प्रोटीन बदलने से एंटीबॉडीज इसकी पहचान नहीं कर पाती और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, कोरोना से पीड़ित हो जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि दूसरी लहर में खतरा कितना बड़ा है। ये बात हम ही नहीं, डॉक्टर भी समझ रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कहना है कोरोना की दूसरी लहर और नई किस्मों पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह बयान। वेरिएंट के कारण हो सकता है जिससे वायरस ज़्यादा फैले और जो केसेस एकदम बड़े हैं, स्टीप राइज जो हम देख रहे हैं कर्व में, वो उसके कारण हो सकता है कुछ एरियाज में। लेकिन चाहे वेरिएंट हो या पुराना वाला वायरस हो जो ओरिजिनल वायरस था, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, अगर मास्क हो, 2 गज की दूरी हो, तो फिर भी वो नहीं फैलेगा। तो फैलना तो इसीलिए हुआ है कि हमने कुछ हद तक अपनी जो हम जो पहले इतने पिछले साल इतने स्ट्रिक्ट थे, पूरी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स किए थे, वो हमने एकदम जनवरी फरवरी में छोड़ दिए और इसलिए ये जो है वेव एकदम आने शुरू हो गई। आपको याद होगा कल यहीं इसी कार्यक्रम में हमने आपको प्रधानमंत्री का एक भाषण सुनाया था। दरअसल कल कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज़्यादा ध्यान देने पर जोर दिया था। कंटेनमेंट जोन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्या होते हैं और कंटेनमेंट जोन से ये किस तरीके से अलग होते हैं, ये आपको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी का सीधा वास्ता है। कंटेनमेंट जोन वो इलाका होता है जहां पर पूरी बिल्डिंग, सोसाइटी या इलाके को कोरोना मरीजों के चलते सील कर दिया जाता है, जबकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सिर्फ संक्रमित परिवार को क्वारंटाइन किया जाता है और आसपास के लोगों को असुविधा नहीं होती है। कंटेनमेंट जोन शहर, गांव भी हो सकता है, मोहल्ला या सोसाइटी भी हो सकता है, जबकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन एक फ्लैट या फिर मकान या एक फ्लोर का एक हिस्सा बिल्डिंग का हो सकता है। जैसे मुंबई में अगर किसी बिल्डिंग में 5 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज हैं तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में आने जाने और लोगों के मिलने जुलने पर पाबंदी होती है, जबकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सिर्फ कोरोना पेशेंट के मूवमेंट पर रोक लगा दी जाती है, एक जगह उसको रोक दिया जाता है। एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उसकी मार मासूम बच्चों पर पड़ रही है, उन बच्चों पर जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है और जिन्हें इस वक्त खून की ज़रूरत है, लेकिन खून नहीं मिल रहा क्योंकि डोनर नहीं आ रहे हैं। डोनर को डर है कि अस्पताल जाएंगे तो कोविड लग जाएगा। देखिए ग्राउंड पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना काल की मार दुनिया भर के बच्चों पर भी पड़ी है, लेकिन बीमार बच्चों के लिए ये आफत काल साबित हुआ है। इस मां का दर्द जान लीजिए। इनका 3 साल का बेटा थैलेसीमिया से पीड़ित है।
थैलीसीमिया में बार बार खून चढ़वाना पड़ता है, लेकिन कोरोना काल में खून मिले कहां से, क्योंकि डोनर गायब हो गए हैं। जब से कोरोना की बीमारी सामने आई है तब से हॉस्पिटल में कोई जल्दी से आने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कोई ब्लड भी डोनेट नहीं करता, तो ब्लड मिलता भी नहीं है। और हमारे बच्चों को महीने में 1 से 2 बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है कि हर महीने ब्लड डोनेट कर दें, तो हॉस्पिटल को बहुत मुश्किल आ रही है ब्लड अरेंज कराने में। अगर कोई डोनेट करेगा तो हमारे बच्चे को ब्लड आसानी से मिल जाएगा। ये है मथुरा के रहने वाले दिलीप कुमार। इनके बेटे अंश की उम्र है 4 साल और बेटा बोन कैंसर से पीड़ित है। इन्हें भी कोरोना काल में खून मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ, समस्या आ रही है कि यहाँ पे डोनेट नहीं मिलता है। डोनेट करने के लिए मुझे मथुरा जाना पड़ता है, वहाँ से लेके आऊँ तो डोनेट करते हैं तब ब्लड मिलता है, और जब से हॉस्पिटल में नहीं मिलता है तो फिर मैडम अरेंज कराती हैं कहीं ना कहीं से। बोर्ड पर लगे पोस्टर खुद डॉक्टरों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 30 के सुपर स्पेशलिटी पेडियाट्रिक हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इंस्टीट्यूट में इसी तरह के हालात पिछले 1 साल से नजर आ रहे हैं। कोविड के रेस्ट्रिक्शंस उठ गई है, फिर भी डोनेशंस इतने अच्छे से मिल नहीं रही है। कैंप्स कर रहे, हमारे ब्लड बैंक के तरफ से कैंप्स होती हैं, पर कैंप्स में भी इतने सारे लोग आके, हालांकि कैंप्स पूरे कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं, फिर भी उतने सारे लोग आते नहीं हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ब्लड डोनर गायब हैं और परिवार वाले हर बार खून का इंतजाम नहीं कर पा रहे। अस्पताल से करीब 450 बच्चे ऐसे जुड़े हैं जिन्हें हर महीने कम से कम 2 से 3 बार खून की जरूरत होती है, लेकिन अब ब्लड बैंक खाली हो रहा है और जान बचाने वाले बेबस। हम अभी भी पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम कैंप लगा सकें, और हम डिफरेंट सोसाइटीज़ को रीच कर रहे हैं थ्रू आवर पोस्टर्स। हमने कुछ ये बैनर्स और पोस्टर्स बनवाए हैं जो हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में लगवा रहे हैं। लोग ये देखें और हमें खुद से अप्रोच करें ब्लड डोनेशन के लिए, या कोई कैंप ऑर्गेनाइजर उस सोसाइटी में रहते हों वो हमें अप्रोच कर सके कैंप कराने के लिए। चाइल्ड पीजीआई में आसपास के इलाकों से भी बच्चे आते हैं। कई बार परिजनों को खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। ऐसे में सालों से बच्चों का इलाज करने वालों के दिल बैठे जा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे वो पैसे लेके आते हैं और आके यहाँ पे आते हैं, उन्हें ब्लड ही नहीं मिलता है, और जैसे ब्लड नहीं मिलेगा तो वो बेचारे जाएंगे, वो 2 ग्राम पे या 3 ग्राम ब्लड पे वो आते हैं जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। रक्तदान महादान कहलाता है और ऐसे लोगों की कमी नहीं जो रक्तदान करके बीमार बच्चों की जान बचाते रहें। लेकिन कोरोना काल ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसके चलते रक्तदान कर जीवन बचाने वाले भी डरे हुए हैं। जो बच्चे थैलीसीमिया और जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके जीवन पे काफ़ी जोखिम आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनका जीवन दूसरों के दिए हुए ब्लड पे ही आश्रित रहता है। और अब ऐसे में जब डोनर्स की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है तो उन बच्चों के लिए भी जीवन जीना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा पर्सन निखिल दस्तोगी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, नोएडा। पहले कोरोना का खतरा, फिर वैक्सीन ना होने का खतरा, और उसके बाद अब ब्लड बैंक में ब्लड की कमी का खतरा। नहीं, लगातार बहुत ही मुसीबत भरा वक्त चल रहा है और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, एहतियात बरतना। और वो एहतियात कैसे बरती जा सकती है, उसके लिए आपको हमारी इस कोशिश से जुड़ना होगा। कोरोना के इस खतरे से बचने के लिए एबीपी न्यूज़ ने मुहिम शुरू की हुई है। आप जानते हैं, रोज़ हम इस मुहिम के बारे में आपको बताते रहते हैं, आपका आगाह करते रहते हैं। और ये मुहिम है #मास्कअप इंडिया की। #मास्कअप इंडिया के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे बहुत से लोग अपनी तस्वीरें खींचें, सेल्फी लें मास्क पहने हुए और वो हम तक भेजें, और हम आपकी तस्वीरों को इस तरह जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ऐसे हम स्क्रीन पर हर रोज़ दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए आज की तारीख में सोसाइटी के, समाज के आप तमाम लोग बहुत बड़े हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और ये वो हीरो हैं जिनको देखकर हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और ये प्रण करना चाहिए कि जब तक कोविड का खतरा है हम मास्क पहनकर रखेंगे। अब हम आपको भगवान शिव की नगरी काशी लिए चलते हैं, जहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद शुरू हो गया है। कल सिविल कोर्ट ने मस्जिद की पुरातात्विक विभाग से सर्वे का आदेश दिया, तो उस पर अब हंगामा भी शुरू हो गया है। वो सारी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि सर्वे का आदेश देने के पीछे कोर्ट का मकसद क्या है। सर्वे का एक मकसद ये जानना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद किसी इमारत को तोड़कर बनी थी। दूसरा मकसद ये जानना है कि किसी इमारत में बस फेरबदल कर नई इमारत बनी थी या बिल्कुल नई बनाई गई थी।
उसी से जुड़ा तीसरा मकसद ये है कि अभी मस्जिद का जो मौजूदा ढांचा है वो दरअसल कितना पुराना है। चौथा मकसद ये जानना भी है कि मौजूदा ढांचा किस शैली का बना है। पांचवा मकसद बेहद संवेदनशील है और अहम भी, क्योंकि इसमें यह जानना है कि मस्जिद से पहले वहां कहीं मंदिर तो नहीं था। और छठा मकसद ये जानना कि अगर मंदिर था तो वो मंदिर कितना पुराना था। लेकिन सर्वे की बात से ही मुस्लिम पक्ष नाखुश हो गया है और वो ऊपरी अदालत में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मन बना चुका है। बस एक दीवार का फर्क है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ की अंतहीन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी निराकार ताकत का मरकज यानी ज्ञानवापी मस्जिद। अगल बगल से गुजरकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में श्रद्धालु चले जाते थे और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजी। लेकिन इतिहास की मरम्मत करने की कोशिश ने आज इस मंदिर मस्जिद को फिर से इतिहास की चौखट पर खड़ा कर दिया है। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश दिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसे चुनौती दे रहा है। ये आर्डर बिल्कुल गैर कानूनी है कि ये मस्जिद चूँकि 15 अगस्त सन 47 के पहले से यहाँ नमाज हो रही है, लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा नहीं कायम हो सकता। तो इस आर्डर को, चूँकि ये गलत आर्डर है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा। अदालत के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि सिविल कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। जब मस्जिद में आजादी से पहले से नमाज पढ़ी जा रही थी तो फिर केस नहीं बनता। लेकिन इस मामले में गुरुवार को कैसे नया मोड़ आया, इसको समझ लीजिए। सिविल कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके लिए 5 विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने को कहा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों को भी रखने को कहा गया है। पंडित सोमनाथ व्यास ने अदालत में याचिका दायर की थी कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसके लिए कोर्ट से सर्वेक्षण की मांग की गई थी। 2 अप्रैल को इस मामले में बहस पूरी हो गई थी, लेकिन फैसला 6 दिन बाद 8 अप्रैल को सुनाया गया। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। अभी अयोध्या विवाद का समाधान हुआ नहीं कि काशी पर अदालत के फैसले के बाद संग्राम शुरू हो गया। लेकिन यह आगाज भर है, अंजाम देखिए क्या होता है। चाहे काशी हो या फिर मथुरा या फिर अयोध्या, हर जगह हिंदू पक्षकारों की यही दलील है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। आखिर वहां की स्थिति क्या है मंदिर और मस्जिद की, हम अब आपको एक एनिमेशन तस्वीर से दिखाई देते हैं। आप इस एनिमेशन में देखिए कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का एनिमेशन है। इसमें आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है। इसके कंगूरे पर स्वर्ण कलश आपको दिखाई देगा और देखिए उससे सटे हुए ये ज्ञानवापी मस्जिद भी दिखाई देती है पीछे की तरफ। अभी अयोध्या का विवाद कुछ समय पहले ही थमा है कि अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्षकारों की दलीलें भी आने लगी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित ढांचे के नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी काशी विश्वनाथ का असली मंदिर और उसका गर्भगृह वहीं था। उनकी दलील है कि अगर विवादित ढांचा पहले से मस्जिद होता तो उसकी दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र नहीं होते। उनका यहां तक दावा है कि विवादित ढांचे के ग्राउंड के नीचे तहखाना है। वैसे ही मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर होने का भी दावा किया जाता है। विवादित स्थल को मंदिर साबित करने के लिए वो ये दलील भी देते हैं कि भगवान शिव की सवारी नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है और आपने शिव मंदिरों में देखा होगा कि नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ ही होता है। इतिहास में जाकर उनका यह भी आरोप है कि मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी और मंदिर को इतिहास से भी पुराना बताने के लिए वो स्कंद पुराण का हवाला देते हैं, उसमें भी शिव मंदिर का दावा है। अब दावों के बीच काशी का ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐसे विवादित में फंस गया है जिससे राजनीति अपनी सुविधा और स्वार्थों के चौसर पर दांव चल सकती है।
ज्ञानवापी मस्जिद। इस मस्जिद की आंखें अपने इतिहास के पन्नों को देखती हैं तो उसे 350 साल दिखाई पड़ते होंगे। कहते हैं कि इस मस्जिद को 1669 में औरंगजेब ने बनवाया था। कई इतिहासकारों का दावा है कि ये मस्जिद उस मंदिर को तोड़कर बनाई गई जिसे विक्रमादित्य ने बनाया था। आप विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों को उठाएं, आप उसमें आपको इसका उल्लेख मिलेगा। और क्योंकि औरंगजेब के काल में ये भी सत्य है, इतिहास का एक पक्ष है ये भी, कि तमाम मंदिर तोड़े गए और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। काशी की पहचान भगवान शिव से है। शिव तो रमता जोगी बहता पानी की तरह हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार पार्वती ने जिद कर ली कि वो जहाँ रहेंगी स्थायी रूप से रहेंगी, तब भगवान शिव काशी में रम गए। वाराणसी में जिस जगह काशी विश्वनाथ का मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद, वो मूल रूप से ज्ञानवापी मोहल्ले में आता है। ये काशी का वो हिस्सा है जिसे गुप्त काशी कहते हैं, लेकिन आज काशी की पहचान पर ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद खड़ा है। हम हाई कोर्ट जाने के लिए सोच लिए और हाई कोर्ट जाएंगे। तय है कि हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद जो भी होगा फिर देखा जाएगा। सुप्रीम, पहले हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 2024 में रामलला विराजमान हो जाए, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, कैसा करना है। अब आप इस मस्जिद विवाद के कानूनी पचड़े को समझिए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के मुताबिक 1991 में यह मुकदमा लॉर्ड विश्वेश्वर के नाम से दाखिल हुआ था। ये मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास जी ने किया था, जो खुद को पूरे परिसर का मालिक बताते थे। उस समय इसमें केवल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ही पार्टी थी। बाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी बन गई, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहला याचिका करता है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आजादी के वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का वजूद था। आजादी के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। मसाजिद का कहना है कि 1937 में ही दीन मोहम्मद बनाम यूनियन इंडियन ऑफ इंडिया के मामले में साफ हो गया कि ये मस्जिद है। मसाजिद का यह भी कहना है कि 1942 में हाई कोर्ट ने भी इस पर फैसला दे दिया था। लेकिन अदालतों का चक्कर लगाकर जब ये मामला पुरातात्विक सर्वेक्षण तक आ गया तो मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बात भले काशी की है, लेकिन बात अयोध्या तक पहुंच गई। मस्जिद 7 जगह बनाई जाती है, इसलिए कहा कुछ नहीं है, ऐसे तो सब कहने की बातें हैं। याचिका दायर सब कर दिया तो क्या हुआ, जांच कर ले, उसमें कुछ नहीं है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने उसी साल नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया। इसीलिए मंदिर की भूमि का एक हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ में भी खुशखबरी देश के लिए आ गई है कि जो मांग थी कि पुरातत्व विभाग जो वहां ज्ञानवापी मस्जिद जो है बनाई गई है उसका जो है तो निरीक्षण करे, उसमें मंदिर के अवशेष जो है पहले से विद्यमान है, क्योंकि 1669 में मंदिर को गिराया गया था, एक विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था और बाकी सारे मंदिर के अवशेष उसमें खुदाई करने पर स्वतः मिल जाएंगे। सिविल कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब गेंद एएसआई के हाथों में है। अब देखिए कि आगे इसमें क्या होता है। रही आगे बढ़ते, अब हम आपको लिए चलते हैं उन्नाव कांड। आपको याद होगा, जहां के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने नाबालिग लड़की से अपहरण, बलात्कार और फिर हत्या का दोषी ठहराया। वो बीजेपी का एमएलए था, जिसको पार्टी ने बाद में बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस बार जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने उसकी पत्नी संगीता सेंगर को टिकट दिया है। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि रेप हत्या के दोषी की पत्नी को टिकट दिया जाए? अगर राजनीतिक हालात को खंगाला जाए तो उन्नाव में कुलदीप सेंगर का अच्छा खासा दबदबा बताया जाता है। सेंगर भले जेल में है, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं से उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पिछली बार सांसद बनने के बाद साक्षी महाराज, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो सेंगर का दर्शन करने जेल पहुंच गए थे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में उसका सिक्का मजबूत होता है, जिसके वोटों की मुट्ठी मजबूत होती है। और आखिरी बात यह कि अगर पति गुनहगार हो तो उसका पत्नी से क्या लेना देना। बीजेपी कह रही है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, और संगीता सेंगर तो पापी भी नहीं है। तो फिर बीजेपी ने अपने बैनर तले कहा,
संगीता जी, आइए, चुनाव में आपका स्वागत है। बलात्कार और हत्या का गुनहगार ये शख्स है कुलदीप सेंगर। कभी बीजेपी के टिकट पर माननीय विधायक बना था, लेकिन बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप लगा तो नाना करते हुए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन वो कहावत है ना कि गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज करें, तो बीजेपी ने सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत की सदस्यता के लिए टिकट दे दिया। अब घमासान मच गया है। एक ऐसे व्यक्ति को उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे देना, मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से ये गलत है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे और उनकी नीयत पे। राजनीति की गंगोत्री से सुविधा का वो गंगा जल निकलता है जो किसी को पवित्र कर देता है तो किसी को अंजुल भर जल लेकर और शाप देकर भस्म। उसी राजनीति की कोख से कोई कुलदीप सेंगर निकलता है जिस पर बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप लगता है और फिर माननीय अदालत से वो गुनहगार साबित होता है। उनकी पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार की कहानी जानने से पहले कुलदीप सेंगर का इतिहास जान लीजिए, जो कभी बीजेपी का दीप जलाते थे। कुलदीप सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे। उससे पहले वो एसपी बीएसपी में रहे और 4 बार विधानसभा पहुंचे। 2017 में एक लड़की से बलात्कार और हत्या का आरोप सेंगर पर लगा। तब सेंगर को गिरफ्तार किया गया और वो जेल गए। बीजेपी को 2 साल लग गए कि सेंगर का करना क्या है, लेकिन नैतिकता का तकाजा था, इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद अगस्त 2019 में सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया गया। सेंगर की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई। पिछले साल अदालत ने सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में बलात्कार पीड़िता के पिता की भी पुलिस कस्टडी में मौत का गुनाह सेंगर के सिर गया। इस मामले में भी अदालत ने सेंगर समेत सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने यहाँ तक कहा था कि गुनहगार अपनी स्वाभाविक उम्र की आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा। एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का आरोप, उसका अपराध, उसका गुनाह, इन सब को छोटा बनाने की घिनौनी कोशिश कैसे होती है, इसको समझने के लिए आप बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को देखिए। साक्षी महाराज पिछला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सेंगर से मिलने जेल पहुंचे थे कि प्रभु आप नहीं होते तो हम संसद की शोभा कैसे बढ़ाते। हमारे यहाँ के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक कुलदीप सेंगर जी यहाँ काफ़ी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तो मैं आया। समाज की बेबसी और दर्द राजनीति का अनिवार्य हिस्सा हो ये जरूरी नहीं। साक्षी महाराज की तब आलोचना हुई थी, लेकिन किसी गुनहगार के कुल खानदान और परिवार वाले भी गुनहगार थोड़े ना होते हैं। बीजेपी ने इस मासूम भावना को इज्जत बख्शी और सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को जिला पंचायत का टिकट दे दिया। जिसको जो कहना है कहता रहे। मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि कुलदीप सेंगर की पत्नी वहां की जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है और अगर उसकी लोकप्रियता है तो उसको इस नाते नहीं दरकिनार किया जाना चाहिए कि वह किसी अपराधी की पत्नी है। संगीता सेंगर 5 साल पहले भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और जीती थी। उससे पहले वो एक सामान्य हाउसवाइफ थी। पिछली बार के चुनाव में वो एक सामान्य उम्मीदवार की तरह लड़ी और विजेता रही, लेकिन इस बार एक ऐसे शख्स की पत्नी के रूप में खड़ी हैं जिसका दामन नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या से दागदार है। कुलदीप सेंगर और संगीता सेंगर की ये कहानी देखकर कुछ याद आया आपको? याद दिलाता हूं। ये बात तब की है जब बिहार में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे तो अपनी जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिनको राजनीति का र तक नहीं मालूम था। तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुटकी ली थी कि अब राजनीति में भाई भतीजावादी नहीं, पत्नीवाद से भी लड़ना होगा। लालू यादव 1997 में जेल गए तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का
मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसी तरीके से 1996 में हवाला कांड में फंसे होने के कारण जब कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ पाए तो अपनी पत्नी अलका नाथ को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। पिछला लोकसभा चुनाव में बाहुबली नेता अनंत सिंह ने पत्नी नीलम सिंह को मुंगेर से लड़वाया, लेकिन जिता नहीं पाए। सिवान सीट से आरजेडी के बाहुबली शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शबाब को 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया, लेकिन एक बार भी जिता नहीं पाए। बिहार के ही एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी नीलम सिंह 2014 में नवादा लोकसभा सीट से एलजेपी से सांसद बन चुकी हैं। वैसे ही बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी उनकी अपनी बनाई गई पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी से सांसद रही हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी से सुपौल लोकसभा सीट से 2014 में सांसद रही हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद हैं। तो ये था राजनीति में पत्नीवाद का चेहरा। और वक्त है आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट आज के शब्द का। अंधेरा हो तो उदास मत होइए, क्योंकि उस अंधेरे में उजाला चांदनी से मिल जाता है। तो आज जो शब्द मैंने ट्विटर पर सुबह सुबह पोस्ट किया वो है चांदनी। और आपके ढेरों संदेश मिले हैं और जो संदेश हमने चुने हैं वो अब आपको दिखाते हैं। पहला संदेश है अतुल मिश्रा का और वो लिखते हैं, चांद ने रब से चांदनी मांगी, सूरज ने रब से रोशनी मांगी, रब ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैंने तो बस सबकी खुशी और कोरोना से निजात मांगी। दूसरा संदेश लक्ष्मण सिंह भाटी का है और उन्होंने लिखा है, चांद तो अपनी चांदनी को ही निहारता है, उसे कहाँ खबर कोई चकोर प्यासा रह जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपके ऐसे ही तमाम खूबसूरत संदेशों के लिए। वक्त की कमी के चलते हम सब संदेश तो आपको नहीं दिखा पाते, लेकिन यकीन मानिए मेरे लिए हर संदेश बहुत कीमती है। वैसे बात चांदनी की हो रही है, चांद की खूबसूरती की, तो उसका अस्तित्व ही उसकी चांदनी यानी उसकी चमक से है। चांदनी मोहब्बत का पैगाम देती है क्योंकि उसकी रोशनी सबको सुकून देती है। इसी बात पर मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है, महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख